नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। मेरा नाम है मनोज और मैं आपके साथ आज के एसएससी जीडी के पीवाई के क्वेश्चंस करूंगा, जिसमें हम कवर करते हैं जीके एंड जीएस का पार्ट। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेगनर मगलिर उरिमई थोगाई थेट्टम का पहल का आरंभ किया है? तो ये तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये एक महिला को सशक्त बनाने के लिए पहल की गई है, तो किस राज्य के द्वारा की गई है? चलिए, ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। चलिए, सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आइए, तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वर्तमान में इसके चीफ मिनिस्टर कौन, मुख्यमंत्री? आपके एम के स्टालिन। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी योजना चलाई गई है, ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? उनके आपके करुणानिधि थे। उनके द्वारा जो योगदान दिया गया राज्य को, तमिलनाडु के लिए जो योगदान दिया गया है, उसके सम्मान में ये योजना चलाई गई। ठीक है, ये योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता से क्या है, महिलाएं अपना भरण पोषण स्वयं से कर सकती हैं, फिर उन्हें किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, ये नारी शक्ति को और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य के द्वारा करी गई पहल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजन था? ऑप्शन है आपका 4, 3, 2 या 5। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2। आपका हर्षवर्धन राजवंश जो था वो 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, आइए पहला कौन सा? पहला भाग जिसमें स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा क्या किया जाता था, उस पर शासन किया जाता। ठीक है, और दूसरा भाग वो था जिसमें शासन किसके द्वारा किया जाता था? सामंतों के द्वारा, सामंतों या सरदार। लेकिन ये जो सामंती और सरदार थे, ये क्या करते थे, अपनी जो निष्ठा है वो किसके प्रति रखते थे? वो राजा के प्रति रखते थे। ठीक है, हर्षवर्धन के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन का राज जो है वो चलता था। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। किस वंश के थे ये थे आपके वर्धन वंश के। वर्धन वंश। ठीक है, उत्तर भारत का बहुत ही मजबूत वंश ये हुआ। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना किसने करी थी? वो थी आपकी पुष्पभूति। इस वंश को पुष्पभूति के नाम से, वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे? वो थे आपके हर्षवर्धन प्रतापी। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन। इनका कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब था? 606 एडी से 647 एडी तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल है। आइए, इनके दरबारी कवि के बारे में जान लेते हैं। दरबारी कवि
कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे इनके दरबारी कवि? बाणभट्ट। ठीक है, दोस्तों इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। इन्होंने कौन किस काव्य की रचना करी? इन्होंने करी हर्षचरित्र की। ठीक है, तो ये राजा थे हर्ष। इन्होंने इन्हीं के ऊपर क्या है लिखा? एक किताब लिखी जिसमें किसके बारे में चर्चा थी? हर्षवर्धन के बारे में इसमें चर्चा थी। ठीक है, उनके राज्य के बारे में, कैसा उनका राज्य था, ठीक है, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े, उनके बारे में सारी चीजें इसमें विस्तार से बताई गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, दिलीप ट्रॉफी डैश से संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सॉरी, ऑप्शन है इसके बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल। सही उत्तर कौन सा हुआ इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। तो दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है ना। चलिए दिलीप ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट, ठीक है, प्रथम श्रेणी मीन्स फर्स्ट क्लास, जैसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारत की अलग अलग राज्यों की जो क्रिकेट टीमें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की टीम है या मध्य प्रदेश की टीम है और या गुजरात की टीम है, जो भी भारत की राज्यों की टीम है वो आपस में क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है, और जो अंत में विनर होता है, अंत में जो विजेता होता है, उसे ये ट्रॉफी क्या करी जाती है? प्रदान की जाती है, दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, चलिए दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का जो नाम है वो किसके ऊपर लिया गया है, किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपके कुमार दिलीप सिंह जी के नाम। कुमार दिलीप सिंह जी कौन थे? तो ये पूर्व क्रिकेटर थे। ठीक है, पूर्व पूर्व क्रिकेटर थे। इन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपना योगदान दिया था, उसको स्मरण करने के लिए या इनके सम्मान में ये दिलीप ट्रॉफी आपकी शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्रिकेट क्रिकेट आपका एक मैदान पे खेला जाता है, ठीक है, जिसे ग्राउंड बोलते हैं, है ना। चलो, बीच में इसमें क्या होता है? एक पिच होता है। ठीक है, इसकी दूरी होती है 22 यार्ड या 22 गज। ठीक है, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने कितने? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक टीम बैटिंग करेगी, एक टीम बॉलिंग करेगी, तब जाके फैसला आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, सॉरी प्रश्न संख्या 4, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। भारत में किसानों पर हरित क्रांति, जो हरित क्रांति हुई थी, है ना, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े किसानों पर, भारतीय किसानों पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कथन एक देखते हैं। हरित क्रांति के आरंभ से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में सहायता मिली। हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो किसानों को क्या है? अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिली, है ना। तो ये तो सही सही कथन है, बिल्कुल। जब भी हरित क्रांति शुरू हुई तो उससे क्या है? उच्च पैदावार हुई, जिससे ज्यादा पैदावार हुई और उनको क्या है? अच्छा मूल्य मिलने लगा, जिससे उनकी आय बढ़ी, है ना। अगला कथन क्या है? किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय को कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए लगाया। तो ये भी सही कथन है, कथन बी भी सही है। तो किसानों ने क्या किया? जब उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, उनकी आय बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया? और उत्पादकता बढ़ाने में सुधार करने के लिए उस आय को उसमें नियोजन किया, है ना। ठीक है दोस्तों, दोनों कथन सही है हमारे, ए और बी दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, गलत कथनों का पहचान है।
तो आपको यहाँ पे गलत कथन पहचाननी है। आमतौर पे बच्चा देखेगा तो क्या लगा देगा, ए और बी दोनों लगा देगा ये वाला, परंतु ये आंसर इसका नहीं होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, गलत कथनों की पहचान करें। कौन सा गलत है इसमें दोस्तों, इसमें पहला भी गलत नहीं है, दूसरा भी गलत नहीं है, तो ए और बी दोनों नहीं। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों नहीं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हरित क्रांति पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हरित क्रांति, जी ये कब हुई, ये आपकी हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुई। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुई ये। ठीक है, और दशक कौन सा था वो, 1960 का दशक था। ठीक है, डिकेड 1960 का दशक था। दोस्तों हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में, भारत में जनक कौन है इनके, वो है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन कौन है, इसके जनक है। और दोस्तों इसकी विश्व में इसकी शुरुआत किसने करी, हरित क्रांति की विश्व स्तर पे शुरुआत किसने करी थी, तो वो थे आपके डॉक्टर, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति आपकी हो गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत 9 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को जनधन खाता उपलब्ध कराया गया, है ना। चलिए, प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना। ये किससे रिलेटेड है, जो भी मध्यम वर्ग के या गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं उन्हें सीधे बैंक से जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये 2023 में योजना जो आई है, से कितने परिवारों को जनधन खाता उपलब्ध कराया गया है, प्रश्न हमारा ये है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके, 50%, 25%, 75% या ऑप्शन डी 100%। सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 100%। यानी कि जितने भी आपके परिवार हैं मध्य प्रदेश में, जितने भी परिवार हैं उन सभी को यह योजना का लाभ मिला है, इस योजना के द्वारा जोड़ा गया है ना। ठीक, चलिए दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब शुरू की गई थी, कब जारी की गई थी, ये आपकी 28 अगस्त 2014। ठीक है, 28 अगस्त 2014 में ये आपकी शुरू की गई थी, है ना जी। पीएम कौन थे उस समय हमारे, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना आप समझा, आपने जाना कि ये क्यों चलाई गई थी, क्योंकि जो भी पिछड़े लोग हैं गांव से या जो भी देहात के हैं, जो वो हमारे बैंक जाने से कतराते हैं। ठीक है, बैंकों से अभी उनका उतना वास्ता नहीं है, वो बैंकों से अभी थोड़े से घबराते हैं, तो उनका भय मुक्त करने के लिए या उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजना चलाएगी, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है बैंक से जुड़े, अपना बैंक में पूंजी जमा करें और उसे आराम से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, और आज और अब इससे क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं उससे, है ना। हाँ, चलिए
इससे क्या है, डिजिटल पेमेंट में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस के प्रतिपादक थे, है ना? ऑप्शन ए ढोलक, शहनाई, तबला या हारमोनियम बाजा। तो क्या बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी? ये बजाते थे आपका ऑप्शन नंबर बी शहनाई। ठीक है, शहनाई को ये बजाते थे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को न केवल भारत के स्तर पर बल्कि विश्व भर में इसे क्या किया, पहुंचाया, है ना? इस पे अपना ही और भारत का भी नाम रोशन किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी विश्व स्तर के ये शहनाई वादक थे, है ना? और दोस्तों इन्हें अलग अलग पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें, है ना? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1 2 3 4 दोस्तों ये क्रम भी है। सबसे बड़ा आपका भारत रत्न, उससे छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये 4 आपके लेवल हैं इसके पुरस्कार के, भारतीय पुरस्कार के, जो दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी किसी भी क्षेत्र में अविस्मरणीय काम करता है, कार्य करता है, उसे ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें सारे पुरस्कार मिल चुके थे, है ना? एक और बात समझते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, कब? 1947, 15 अगस्त 1947। तो इसकी पूर्व संध्या पर, है ना, पूर्व संध्या पर लाल किले पर, लाल किले के पास इन्होंने क्या किया था? शहनाई बजाई थी, शहनाई का प्रोग्राम किया था, है ना? देखिए कितने पुराने ये, है ना? लाल किले पे इन्होंने क्या किया था? अपनी शहनाई का प्रस्तुत की थी, शहनाई बजाई थी। शहनाई आप जानते हैं दोस्तों, ये भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। और आमतौर पे कब बजाया जाता है? ये शादियों के माहौल में बजाया जाता है। शहनाई आपने देखा होगा, इस तरह से होती है ना? ठीक है, यहाँ से बजाई जाती है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 7। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 290, ऑप्शन सी अनुच्छेद 260 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 270। सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। ये क्या है? हमारा वित्त आयोग के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वित्त आयोग क्या होता है, किसके द्वारा गठित किया जाता है? ठीक है, सारी चीजें हम समझते हैं। वित्त आयोग ये राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक। संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का क्या मतलब है?
संवैधानिक निकाय का मतलब ये है दोस्तों कि इसके बारे में चर्चा आपकी क्या है, संविधान में मौजूद है। मीन्स संविधान के तहत, संविधान के आर्टिकल 280 के तहत ये इसकी स्थापना की जाती है ना। हर 5 वर्ष के लिए इसकी स्थापना की जाती है ना। और दोस्तों एक चीज और समझते हैं, एक आपका आपका होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय का क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा निकाय जो संविधान में तो मौजूद नहीं है, जिसके बारे में संविधान में आपको जानकारी मौजूद नहीं है या लिखा हुआ उसके लिए कोई भी अनुच्छेद मौजूद नहीं है, फिर भी वह सुचारू रूप से किसी कार्य को करने के लिए उसकी स्थापना की जाती है ना। उसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय। जैसे आपका नीति आयोग है, ये क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब इसके बारे में संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है, ना ही इसका कोई अनुच्छेद है, फिर भी ये अस्तित्व में है ना। और ये क्या करता है? ये एक थिंक टैंक है, ये सोचने का काम करता है, सोचने का कार्य करता है ना। अपनी सोचने का कार्य करता है, नीति बना सकता है अलग अलग विषयों पर, है ना। सरकार को सहायता देने के लिए, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए ये अलग अलग नीति बनाता है, ठीक है। चलिए, तो दो चीजें हमने समझी यहाँ पे आपकी, एक संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। एक और चीज होती है दोस्तों, वो होती है आपकी असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब जो ना तो संविधान में है और ना ही संविधान उसे सही मानता है, ठीक है, जो कि संविधान के विपरीत हो। ये क्या है आपकी? विपरीत नहीं है, असंवैधानिक वो होगी जो विपरीत होगी, ठीक है। तो उसे असंवैधानिक असंवैधानिक कहा जाता है ना। चल चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, सॉरी प्रश्न संख्या 8। हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। हरित क्रांति अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखा है ना। हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, विश्व क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या कृषि क्रांति। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्रांति। तो किससे रिलेटेड है ये आपका? कृषि से रिलेटेड है। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है ना। हरित क्रांति को हमने समझा था अभी, कब हुई थी ये? तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। तो कब से कब तक थी ये योजना हमारी? 1961 से 1966 तक, है ना। चलिए, और हरित क्रांति की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी? हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों आजादी के बाद भारत जो देश था हमारा, भारत, उसमें खाद्यान्न की बड़ी ही शॉर्टेज थी, है ना। आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं थी। तो क्या होता, हमें खाद्यान्न के लिए विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था, जैसे अमेरिका जैसे बड़े देश पे हमें निर्भर रहना पड़ता था खाद्यान्न के लिए। फिर 1965 में क्या हुआ, हमारा युद्ध हुआ। किससे? पाकिस्तान से ना, पाक युद्ध हुआ, ठीक है। वाह, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे देश के? वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। बड़े ही सम्मानीय आपके मु- प्रधानमंत्री जी थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान।
दोस्तों उस समय जब हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो खाद्यान्न संकट हमारे ऊपर बहुत गहरा हो गया था। हमारे पास हमारी सेना को खाने के लिए भी संकट हो चुका था, खाद्यान्न संकट हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक वक्त ही खाकर गुजारा कर लें तो हम वो बचा हुआ जो भोजन है वो सेना के खाने में दे लगा सकते हैं, जिससे हमारी क्या है, सेना मजबूत रूप से पाकिस्तान से युद्ध कर सकेगी। ठीक है। तो तब इसकी जरूरत पड़ी, हरित क्रांति की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्वेश्चनों में बताया है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा हरित क्रांति को भारत में लाया गया है ना, और एम एस स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ठीक है, कोई भी अपराधी है, वो अपराध करता है, तो उसे संविधान ये आश्वासन देता है या स्वतंत्रता देता है कि उसे अपने विरुद्ध क्या है, आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो बाध्य नहीं है कि उसे अपने खिलाफ गवाही देनी पड़े। तो कौन सा अनुच्छेद होगा हमारा? आइए ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 20। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। तो ये क्या है आपका? दोष सिद्धि दोष सिद्धि के विरुद्ध। ठीक है चलिए, और आइए चारों आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 18 क्या है हमारा? ये आपका अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता। चलिए, तो ये सभी के सभी क्या है आपके? ये मूल अधिकार है। ठीक है, तो माफी चाहूंगा, ये आपका क्या होगा? अनुच्छेद 18 होगा आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। चलिए एक एक अनुच्छेद को हम समझते हैं। अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष समानता, मीन भारत के संविधान के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ठीक है, सब बराबर हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, तो जो भी लोग पहले अन्य प्रकार की उपाधियां ग्रहण करते थे, वो अब ये उपाधियां ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे किसी ने श्री श्री या किसी अन्य उपाधि लेकर चलते थे, वो उपाधियां अब मान्य नहीं रहेंगी, वो संवैधानिक में नहीं दी जाएगी उनको। ठीक है, तो कौन सी उपाधियां धारण कर सकते हैं? शिक्षण उपाधि। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से तो अनुच्छेद 16 है, इसमें क्या है? लोक नियोजन में समानता। तो सरकारी नौकरियों में सभी को समान देखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। ये सभी क्या है आपके? ये मौलिक अधिकार है दोस्तों। क्या है? मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं आपके? भाग 3 में आते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 12 से 35 तक ये आपके मौलिक अधिकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस खेल में प्रतिभागियों को पगलिस्टिक कहा जाता है? ठीक है, किस खेल में प्रतिभागियों को पगलिस्टिक कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बैडमिंटन, हॉकी, मुक्केबाजी या फिर डी टेनिस। सही उत्तर कौन सा होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी। तो पगलिस्टिक किस खेल में कहा जाता है? मुक्केबाजी में कहा जाता है। आइए इस शब्द का थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। ये किस शब्द से बनाया था? शब्द पगिल से। ठीक है, ये कैसा शब्द है? ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में मतलब क्या होता है? मुक्केबाजी। वो मुक्केबाजी इसका अर्थ होता है। ठीक है, जी। मुक्केबाजी का सबसे पुराना आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है लगभग 600 ईसा पूर्व, 20। तो इसका उल्लेख 600 ईसा पूर्व उल्लेख मिलता है ना? कहाँ पे? ग्रीक की सभ्यता में। ग्रीक सभ्यता। ठीक है, यहाँ से हमारे ओलंपिक के खेल भी शुरू हुए थे, है ना? कहाँ से शुरू हुए थे? ग्रीक से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ गैस ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांट यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत, आप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से इसे जाना जाता है ना? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी? ऑप्शन देख लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, पॉल जी हेबे, आइजैक न्यूटन। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी, जो कि 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, है ना? इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये भौतिकी के क्या थे? वैज्ञानिक थे, भौतिकी के, फिजिक्स के, भौतिकी के वैज्ञानिक थे, है ना? इन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज जीता भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सी खोज पर इन्होंने नोबेल प्राइज जीता 1921 में? वो थी आप फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? नोबेल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपकी, लावणी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी, असम। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो लावणी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। लावणी का क्या अर्थ होता है दोस्तों?
लावण्य। लावण्य अर्थ है इसका, जिसका अर्थ है सुंदरता या सौंदर्य। ठीक है, चलिए। तो ये नृत्य है, नृत्य शैली है जो कि किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये इसमें सौंदर्य को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें तबले तबले की थाल पे ये नृत्य किया जाता है। तबले की ताल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन ए गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, ऑप्शन बी नृत्य शिरोमणि, ऑप्शन सी कालिदास सम्मान, या ऑप्शन डी संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सही संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जो किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है किसी भी नृत्यकार को जिसने अपना सर्वोच्च जीवन नृत्य पे न्यौछावर कर दिया हो, नृत्य के क्षेत्र में उसने सर्वोच्च कार्य किया हो, तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर्वोच्च पुरस्कार है नृत्य के क्षेत्र में, किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है, क्या कह रहा है आपका? कौन से पड़ोसी देश पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे? है ना, कौन से पड़ोसी देश पहले भारत के हिस्सा हुआ करते थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। नेपाल और चीन, इंडोनेशिया और भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, या ऑप्शन डी श्रीलंका और मालदीव। चलिए सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आइए मैप की सहायता से समझते हैं दोस्तों। ये आपका भारत है और ये क्या है आपका? पाकिस्तान। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये बांग्लादेश। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आज़ादी से पूर्व 1947 से पूर्व ये दोनों ही हिस्से भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या थे? अखंड भारत का ही हिस्सा थे। और उससे पहले भी अफगानिस्तान भी अखंड भारत का ही भाग था, है ना। परंतु आजादी ऑप्शन में यहाँ पे आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्या थे? भारत का ही भाग थे, अखंड भारत का भाग थे। वर्ष 1947 में जब देश अलग अलग हो गए तो ये आपका बना पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये कौन सा बना? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान जो है वो आपका ये रहा, और पश्चिमी पाकिस्तान ये रहा। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले क्या करते थे? पूर्वी पाकिस्तान वालों को भाषा के आधार पे क्या करते थे? प्रताड़ित किया करते थे, क्योंकि यहाँ इनकी भाषा क्या थी? बांग्ला। क्योंकि ये बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा आपका बंगाल का क्षेत्र है, तो यहाँ इनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? बांग्ला। अधिकतर यहाँ क्या बोली जाती थी? बांग्ला बोली जाती थी। ठीक है, और ये यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती थी? उर्दू। ठीक है, तो ये इनसे भेदभाव किया करते थे, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे भेदभाव किया करते थे और परेशान करते थे और इनके साथ गलत व्यवहार करते थे। अंततः वर्ष 1971 में 1971 में क्या हुआ? युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है, और बांग्लादेश में एक
सेना बनाई गई बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा। ठीक है। तो भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को क्या बनाया, बंदी बना दिया, है ना, युद्ध में सरेंडर कराया, उनसे सरेंडर कराया। 90,000, सोचिए इतने सारे सैनिकों के होते हुए भी एक साथ सबको सरेंडर कराया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है भारतीय सेना के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, 1971 में फिर ये जो पूर्वी पाकिस्तान है आपका, ये क्या बन गया आपका, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 के बाद से। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारे पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री, वो थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लौह स्त्री। ठीक है, काफी मजबूत प्रधानमंत्री थी ये हमारी, है ना। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं श्रीलंका और मालदीव कहाँ पे हमारा। तो ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, ये नीचे श्रीलंका है और नीचे कहीं आपके मालदीव है। ठीक है, यहाँ पे मैप में अभी नहीं आ पा रहा है, वहाँ पे मालदीव है। और नेपाल और चीन कहाँ पे है? तो नेपाल आपका ये रहा। ठीक है, ये इसका क्या है, नेपाल है। और इससे ऊपर क्या है दोस्तों, ये चीन वाला हिस्सा है। ठीक है, इंडोनेशिया और भूटान। ठीक है, भूटान आपका ये रहा, भूटान ये रहा। और इंडोनेशिया दोस्तों यहाँ पे अभी मैप में नहीं आ पा रहा है, यहाँ कहीं आपका क्या है, इंडोनेशिया है। ठीक है, चलिए सारी चीजें समझ ली हमने। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है, प्रश्न संख्या 15, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्योहार देश का प्रतीक है। तो ये त्योहार है आपका लोसार, ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों के बीच। ये किसके लिए प्रमुख है ना, किसका प्रतीक है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, नववर्ष उत्सव। ऑप्शन बी, शीतकालीन संक्रांति महोत्सव। ऑप्शन सी, फसलों का त्योहार है। या ऑप्शन डी, मानसून महोत्सव। सही उत्तर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, नववर्ष का उत्सव। दोस्तों ये जो लोसार त्योहार है वो किससे मनाया जाता है, ये नववर्ष के त्योहार के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ, तिब्बत और लद्दाख के समुदायों द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लोसार शब्द जो बना है वो देखिए किससे बना है, लो धन सार। लो का मतलब क्या हो गया, वर्ष, सार का मतलब नया। तो नया वर्ष, है ना, ये नया वर्ष का त्योहार के प्रतीक है। ठीक है, चलिए ये कब मनाया जाता है, ये आपका आमतौर पे फरवरी और मार्च के बीच। ठीक है, फरवरी और मार्च के ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो त्योहार है वो चंद्र कैलेंडर पे के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। चंद्र कैलेंडर, दो तरह के कैलेंडर होते हैं, एक तो होता है सूर्य पे आधारित, जैसे आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, एक वो किस पे आधारित है, सूर्य पे, ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे आधारित है, सूर्य पे आधारित है। और भारत के जो कैलेंडर है वो किस पे आधारित है, चंद्र पे, मीन्स चंद्रमा पे। जैसे शक संवत हुआ, ये किस पे आधारित है, चंद्रमा पे। ऐसे ही ये आपका जो त्योहार है ये भी चंद्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही मनाया जाता है। दोस्तों ये त्योहार न केवल ही लद्दाख और तिब्बती के क्षेत्रों में मनाया जाता है, बल्कि हिमालय के अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मनाया जाता है, जैसे असम हुआ या हिमाचल प्रदेश हुआ, है ना।
उसके आसपास के क्षेत्रों में भी, जैसे उत्तराखंड हुआ, तो आसपास के क्षेत्रों में भी ये त्योहार साथ ही साथ मनाया जाता है। ठीक है। और किसके लिए ये है आपका नववर्ष का उत्सव होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपकी, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो कब की जनगणना की बात हो रही है? 2011 की जनगणना की बात हो रही है। और महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे कम है? ठीक है। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ए है आपका झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी केरल। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों इसका? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जी, सी राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में क्या है? सबसे कम महिला साक्षरता दर है। कितनी है आपकी? 52.66%। ठीक है। जो कि बहुत कम है, सबसे कम आपकी राजस्थान में है। और उत्तर प्रदेश और झारखंड की भी कम है, लेकिन राजस्थान की क्या है? सबसे ज्यादा कम है महिला साक्षरता की बात करें तो। ठीक है दोस्तों। और सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक किसकी है आपकी? केरल की सबसे अधिक। ठीक है। सबसे अधिक किसकी? केरल की। चलिए ये कितनी है? लगभग 92% के आसपास है। ठीक है। चलिए दोस्तों जनगणना के बारे में जान लेते हैं, है ना। जनगणना आपने सुना होगा, जनगणना होती है। तो जनगणना के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। चलिए क्या बोला जाता है दोस्तों? अंग्रेजी में से सेंसस भी कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों पहली बार जनगणना कब हुई? तो पहली बार जनगणना हुई आपकी वर्ष 1872 में। ठीक है। अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो उस समय सबसे पहली बार क्या हुई? जनगणना हुई 1872 में। उस समय दोस्तों वायसराय वायसराय कौन थे? कौन थे आपके? लॉर्ड मेयो। ये कौन थे? वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी 1872 में पहली बार हुई। और नियमित रूप से जनगणना पहली बार कब हुई? तो वो हुई आपकी वर्ष 1881 में। ठीक है। 1881 में नियमित रूप से हुई। फिर उसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ठीक, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होने लगी। जैसे 1881 के बाद फिर कब होगी? 1891 में, है ना, 10 वर्षों बाद। तो ऐसे ही 2011 की जनगणना हुई। ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष का गैप रहता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, 2011 के बाद फिर जनगणना कब होनी चाहिए आपकी? 2021 में होनी चाहिए। परंतु इस बार जनगणना नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कोरोना का संकट था और लॉकडाउन के कारण ये इस बार की जनगणना हमारी नहीं हो पाई, है ना। चलिए तो अगली जनगणना कब होगी आपकी? वो 2031 में होनी चाहिए, अगर हम प्रत्येक 10 वर्ष का गैप लेकर चले तो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या है? रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, आदि गोदरेज या लक्ष्मी राव किर्लोस्कर। ठीक है। सही उत्तर कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा जी। इनको क्या किया गया है? आपको 2023 का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, रतन टाटा जी भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और सबसे बड़े उद्यमियों में इनका नाम शुमार है। काफी पुराना इनका कारोबार रहा है, इनके पूरे परिवार का, है ना। जो JRD टाटा हुए या
या आपके जमशेदजी टाटा हुए, और भी सारे इसमें मेंबर रहे, ठीक है। इन सबों ने क्या किया, भारत के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उद्यम के लगाए अलग अलग, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इनकी मृत्यु हो चुकी है 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर, ठीक है, को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। चलिए, ये रतन टाटा जी कौन से समूह के चेयरमैन थे आपके, ये थे टाटा एंड सन्स के चेयरमैन, ठीक है। ये आपके लिए हैं आनंद महिंद्रा, ये किसके हैं, ये आपके महिंद्रा ग्रुप के। आदि गोदरेज कहाँ के हैं, ये गोदरेज ग्रुप के, ठीक है। चलिए, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं, भारत की ये खिलाड़ी हैं अनाका अलंका मोनी, कौन से खेल खेलती हैं, कौन से खेल से ये संबंधित हैं, प्रश्न ये है आपका। ऑप्शन देखते हैं, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैश, ठीक है दोस्तों। चलिए, स्क्वैश समझ लेते हैं, स्क्वैश किस प्रकार का खेल होता है, ठीक है। स्क्वैश इस प्रकार का खेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही तेज रफ्तार का रैकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड होता है आपका, है ना। इसके अंदर एक खिलाड़ी ये होता है, एक खिलाड़ी ये होता है, ठीक है। अगर एक एक खिलाड़ी खेलता है तो उसे एकल कहते हैं, ठीक है, एकल। अगर दो दो खिलाड़ी खेलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डबल्स या युगल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। टेबल टेनिस आप जानते हैं टेबल पर खेला जाता है ना, टेबल होती है जिसमें एक खिलाड़ी इधर, ये भी सिंगल्स या डबल्स के अकॉर्डिंग खेला जाता है, ठीक है। बैडमिंटन भी आप जानते हैं, ठीक है। हॉकी आप जानते हैं ग्राउंड पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनाका अलंका मोनी, ये कौन है, ये भारत की स्क्वैश प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने एशिया में विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीती। क्या किया है इन्होंने, एशिया में बेस्ट जूनियर चैंपियनशिप में ये पदक लाने वाली खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सेवा कर टेलीफोन सेवाएं, स्टॉक ब्रोकर्स, हेल्थ क्लब और ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर कर में पेश किया गया था। तो इन सभी सेवाओं में कर किस वर्ष पेश किया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखते हैं। वर्ष 1994 से 95, 1993 से 94, 1991 से 92 या 1992 से 93। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, 1994 से 95। तो दोस्तों इस वर्ष क्या किया था, इन सभी सेवाओं पे जो कर है उसके लिए बिल पेश किया गया था, ठीक है, जिसके अंदर ये सभी सेवाएं, इन पे क्या है, टैक्स लेने की या कर लेने की हमें क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, टैक्स के बारे में जान लेते हैं। कर, टैक्स या कर, ये दो प्रकार का होता है ना, दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। एक होता है इनडायरेक्ट, जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है।
प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जैसे आपकी सेवा कर होगी, है ना, जो भी सैलरी होती है आपकी, वो क्या होती है, डायरेक्ट आपकी कट जाती है अगर वो टैक्स के स्लैब में आ रही है। ठीक है, तो वो आपका किस तरह का कर हो गया, आपका प्रत्यक्ष कर हो गया, वो सीधे ही व्यक्ति से लिया जाता है। ठीक है, सेवा कर। और दूसरे प्रकार का कर हो गया ये आपका अप्रत्यक्ष। ये क्या होता है, जैसे जीएसटी आपका। ठीक है, क्या जीएसटी हम और आप लोग देते हैं? नहीं, लेकिन उसका भार किस पर पड़ता है, हम और आप पे। तो ये किस तरह का कर हो गया, अप्रत्यक्ष। मतलब लास्ट में भार हम सब पे ही इसका आना है। ठीक है, हम ही देते हैं, लेकिन फिर भी ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये किस पर लगता है, ये कंपनियों पे लगता है, फर्मों पे लगता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई? जीएसटी तो ये हुई थी वर्ष 2017 में। उस समय कौन थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, कौन थे? वो थे आपके अरुण जेटली साहब। ये कौन थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत है। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, सरोजिनी नायडू ने देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो सरोजिनी नायडू जी हैं, आप सभी वाकिफ होंगे इनसे। ठीक है, क्या है ये, इन्हें क्या उपाधि मिली है? स्वर कोकिला, सॉरी, भारतीय कोकिला, है ना। भारतीय कोकिला की इन्हें उपाधि मिली है। ठीक है, चलिए, तो ये किस वर्ष इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में अध्यक्ष की? तो ऑप्शन है आपके 1925, 1935, 1931 या फिर ऑप्शन डी 1921। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए 1925। दोस्तों ये पहली महिलाएं थी, पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कब? वर्ष 1925 में। और पहली महिला देखा जाए तो कौन थी? पहली महिला, है ना, ये भारतीय नहीं थी, ये भारतीय नहीं थी। कौन थी? आप एनी बेसेंट। कहाँ की थी दोस्तों? ये थी आपकी आयरलैंड की। आयरिश महिला थी ये। ठीक है, सबसे पहले ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की सीट संभाली, है ना। और सरोजिनी नायडू कौन थी? ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, आइए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। कांग्रेस तो वर्ष 1885 में। कब हुई? वर्ष 1885 में, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एओयू, एओयू के द्वारा हुई। ठीक है, उस समय कौन था वायसराय? वायसराय कौन था आपका? वो थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन कौन थे आपके? वायसराय। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई तो क्यों हुई, क्यों की गई, क्या वजह थी? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये स्थापना इसलिए की गई ताकि भारत के जितने भी आपके वो हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं या नेता हैं, वो उनके लिए एक मंच प्रस्तुत किया जा सके, जिससे क्या है, वह अपनी बातें अंग्रेजी हुकूमत तक आसानी से पहुंचा सके, है ना। ठीक है, इसलिए की गई। तो कांग्रेस को ब्रिटिशरों के लिए सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है ना, सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है कांग्रेस को, सेफ्टी वॉल के तहत तौर पे की गई।
सेफ्टी बांध। ठीक है दोस्तों, आपको पता चला कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, ये उनके द्वारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर हमें बताएं। ठीक है, हम आपके कमेंटों का इंतज़ार करेंगे। और जो भी आपकी कोई समस्या हो आप निश्चिंत होकर हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी समस्या हो उसे बता सकते हैं। उसे हल करने का अगली क्लास में आपको प्रयास किया जाएगा। ठीक है, पूरा उसका हल और अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये है आपका अपना टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ से आप इसे स्कैन करके भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारा टारगेट विद तेजा। ठीक है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। क्या क्या कवर किया जाएगा दोस्तों इसमें, आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे और अदर स्टेट्स के गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो आपको इनकी प्रिपरेशन की जाएगी। दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पे, है ना, टारगेट विद तेजा के साथ। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं टारगेट विद तेजा। ठीक है, और टेलीग्राम पे हम आप हमसे जुड़ सकते हैं टारगेट विद तेजा के साथ। ठीक है, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 9690336308, जिससे क्या है आप हमें व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, कैसा भी, आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।